कौन है? कौन यूं तेजी से हंस रहा है? अरे ये तो गुड़िया है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। अरे मोमिता, कब तक सोती रहोगी? देखो तुम्हारा मायका वर्धमान आने वाला है। क्या सच में? दुग्गा दुग्गा। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और वो ट्रेन के गेट पर खड़े हो अपने मायके की खुशबू को महसूस करने लगी। उसे इस तरह करते देख देव जोर जोर से हंसने लगा। मोमिता, तुम्हारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, मगर आज भी तुम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जो कि पग फेरी के लिए आती है, एकदम उसकी तरह बिहेव कर रही हो। देव बाबू, आपको क्या पता, अपने मायके पहुंचने की जो खुशी होती है ना, वो 90 साल की औरत को भी वही होती है जो 25 साल की नवयुवना को होती है। देखो, आज भी कुछ नहीं बदला। हमारा वर्धमान वैसे ही सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, मगर तुमसे कम। कहते हुए देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर रुकी, प्लेटफॉर्म पर मोमिता के पिता और भाई दोनों उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उन्हें देख मोमिता कुछ नाराज होकर बोली, बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप क्यों आए? मैं अकेली थोड़ी ना थी, मेरे साथ देव बाबू थे ना। मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहाँ पर मत आना, मगर तुम तो आई ना। भाई की बात सुन मोमिता गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर मोमिता के भाई से बोला, दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से आपने मोमिता को आने के लिए मना कर रखा है। आखिर कब तक अपने मायके से वो दूर रह सकती है? अरे उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं या नहीं? बेटा, क्या हमारी उससे मिलने की इच्छा नहीं होती है? मगर कोई तो वजह होगी जो हम लोग उसे नहीं बुला रहे हैं, और हम उससे मिलने मुंबई आ रहे थे। खैर छोड़ो, अब घर चलो, घर चल के बात करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर मोमिता का सारा उत्साह खत्म हो गया था। उसका तो मन हो रहा था कि अगली ट्रेन लेकर सीधे मुंबई वापस निकल जाए, मगर माँ और जन्मभूमि का मोह कुछ ऐसा होता है कि इंसान चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ सकता। वो अपनी माँ से मिलने अपने घर पहुंच गई। उसकी माँ भी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। दुग्गा दुग्गा, बड़े दिनों के बाद हमार मोमिता हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है। बहू, जरा जल का कलश लाओ, हम उसकी नजर उतार दे। नजर उतार कर वो मोमिता को घर के भीतर ले आई, मगर घर में किसी की भी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि सबकी आंखों में भय था। सब लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे जो मोमिता और देव को समझ में नहीं आ रहा था। भाभी की आंखें तो घर में और न जाने किसे ढूंढ रही थी। बेटा, नहा धोकर फ्रेश हो जा, तब तक तुम लोगों का ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। माँ के कहने पर मोमिता नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां उसे आईने में वही डॉल नजर आ रही थी जो उसने ट्रेन में सपने में देखी थी। उस डॉल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से वो डॉल गायब हो गई और कांच पर लिखा हुआ था, बुआ आ गई तुम। ये देखकर वो घबरा गई और नहाना भूल गई। तभी उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाजा बजाया। क्या हुआ? इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर आज शाम की तेरी ट्रेन भी है ना? शाम की ही ट्रेन? मगर क्यों? बस वो ना पूछ, तू नहा करा। कहकर वो अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो मोमिता ने तुरंत बाथरूम से बाहर आकर उन्हें रोक लिया। कुछ तो है जो आप सब हमसे छुपा रहे हो, बताइए ना क्या है। तुम मुझसे बोलती है ना दादा, आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को याद भी नहीं करते? अरे कोई भाई ऐसा होगा क्या जो अपनी बहन को याद ना करे? मगर हमारी मजबूरी है जो हम तुम्हें यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। गलती? कैसी गलती? बताइए ना भैया, क्या हुआ? मोमिता का भाई कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी अपनी माँ को। दोनों उदास थी, मगर माँ की आंखों में पश्चाताप तो भाभी की आंखों में क्रोध नजर आ रहा था। उसने गुस्से में अपने पूरे परिवार की ओर देखा और कुछ सोचते हुए वो कहानी सुनाने लगी। रात का वक्त, सड़कें सुनसान, कोई भी उसे सड़क पर आना जाना नहीं कर रहा था। उस सड़क पर केवल एक लोग कार से जा रहे थे। तभी आपके भैया ने कार शमशान के सामने रोक दी। अरे ये क्या, आपने ये कार यहाँ क्यों रोक दी? ये तो... हाँ, मुझे पता है कि ये शमशान है, मेरे साथ चलो। आप शायद भूल गए हैं, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी अवस्था में दिन में भी शमशान के आसपास नहीं आते हैं, और आप रात में मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे तुम्हारी भलाई के लिए ही आए हैं, चलो अब बातें मत करो, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे यहाँ। पर हमारा कौन इंतजार कर रहा होगा? ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो, चुपचाप चलो। कहते हुए वो लोग शमशान के अंदर पहुंच गए।
वहां पर एक चिता जल रही थी। उसके पास एक अघोरी बैठा हुआ था। तो ये है वो जिसके पेट में लड़की है? हाँ, बड़ी मुश्किल से पता किया है। आजकल तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते हैं। आप इस लड़की का कोई बंदोबस्त कर दीजिएगा ताकि अगले जन्म में लड़का होकर वापस आए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या फर्क पड़ता है लड़का है या लड़की? फर्क पड़ता है। पहले ही मेरी एक लड़की है और दूसरी लड़की और नहीं चाहिए। और हम इस लड़की को मार थोड़ी ना रहे हैं। मारना होता तो अस्पताल चलते, यहाँ नहीं आते हम लोग। अरे हम इसे वापस भेज रहे हैं ताकि लड़का बनकर वापस आ सके। ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या? होता है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। अब एक शब्द और नहीं, चुपचाप से यहाँ बैठो। कहते हुए उसने अपनी पत्नी को वहां बैठा दिया। उस अघोरी ने कुछ जड़ी बूटी का रस पिलाया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब तक वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रही थी, मगर अपने पति और सास के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई। मगर वो लोग जिसे आम घटना मान रहे थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ था। कुछ दिनों के बाद उनकी जिंदगी में वो अजन्मी बच्ची लौट आई थी, जो कभी अपनी माँ को आईने में नजर आती तो कभी घर की छत पर। उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहते थे। एक रात सुनसान सड़क पर वो तेजी से चीखता हुआ भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई उसके कानों में जोर से चिल्ला रहा हो। वो अपने कान ढककर जमीन पर बैठ गया। उसे आसपास का कोई होश नहीं था। अंधेरे में एक मोटरसाइकिल वाला उसे कुचलकर चला गया। इस कारण वो कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहा। दूसरी तरफ घर में भी उसकी माँ को घर में छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। बड़ी भयानक और डरावनी आवाज थी वो। कौन रो रहा है? सामने आओ। मगर आवाज और तीखी होती गई। माँ देर रात तक उस आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थी। पूरे घर की लाइट कभी आती तो कभी अंधेरा हो जाता। माँ पागल होकर दीवारों पर सर मार रही थी। उस रात घर में एक बेटी मोमिता की पहली भतीजी की मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके खून से दीवार पर लिखा था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। हम लोगों ने तांत्रिक को भी बुलाया, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब इस घर में किसी बहन बेटी को मत आने देना। अब हर रात हमें इसी डर के साए में जीना पड़ता है। आज भी इस घर में मेरे बच्चों के रोने की आवाज आती है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी 2 पोतियों को खोने के बाद अब तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। चली जा यहाँ से, चली जा। शाम होने के पहले चली जा। हाँ मोमिता, मेरी कोख तो उजड़ चुकी है। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की मौत के गम में मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मोमिता पूरी बात सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था खुद को मॉडर्न कहने वाला उसके इस परिवार की सोच कितनी घटिया है। गुस्से में वो कुछ ना कह पाई, बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तब अपनी माँ और भाई की ओर देखकर बोली, ये गलती नहीं है, गुनाह है। आपने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? आपने पैदा होने के पहले ही मेरी भतीजी को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? माफ कर दे, गलती हो गई, मगर रात होने के पहले चली जा, तू यहाँ से चली जा। वो मोमिता को भेजने की तैयारी कर रही थी कि मोमिता के चेहरे पर चोट के निशान आ गए। वो घायल हो गई। देव को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं। अपनी बुआ को छोड़ दे। बेटी है वो मेरी, छोड़ दे उसे। वो तेरी बेटी है तो मेरी बेटी थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मोमिता की भाभी ना होकर कोई और ही है। दूसरी तरफ मोमिता पर हमला हो रहा था, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। मोमिता घायल हो गई। देव उसकी हालत देखकर घबरा गया। उसकी भाभी की आंखें एकदम लाल हो रही थी गुस्से में। ऐसा लग रहा था कि वो ना जाने क्या कदम उठा लेगी। गलती मेरी है। यदि मैं माँ का साथ नहीं देता तो आज कुछ भी नहीं होता। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। कहते हुए उसने टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और खुद को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ साईं के हमले से मोमिता की भी मौत हो चुकी थी। उसकी माँ वहां खड़ी पश्चाताप कर रही थी। तभी मोमिता की भाभी बोली, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी,
देखिए, ईश्वर ने आपकी भी कोख को उजाड़ दिया। इंसान का किया उसके सामने आ ही जाता है। कहते हुए उनकी आंखें लाल हो गई और चेहरा विकृत हो गया। अब मोमिता की भतीजियों को तो मुक्ति मिल गई थी, मगर कहते हैं कि आज भी मोमिता की आत्मा उसके घर में और उसके शहर वर्धमान में भटक रही है। और यदि वो किसी लड़की पर हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी आत्मा आज भी बदला लेने को तत्पर रहती है।